हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मुख्य सेविका 2022। इसके पीछे पिछले वाले वीडियो में हमने जो सिलेबस का 20वां यूनिट है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात टीकाकरण, जो भी उसकी विधि है, टीका कहाँ लगाया जाता है और बच्चों में कैसे टीके लगते हैं, माताओं में कैसे टीके लगते हैं, वो सब इसके पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो एक बार जाकर देखें उसको। अब इस वाले वीडियो में उससे रिलेटेड यूनिट 20 से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं या एक्सपेक्टेड MCQs हैं उनके बारे में ये वीडियो है। इसमें टीकाकरण और प्रमुख रोगों के कौन कौन से टीके होते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, जो कि MCQs फॉर्म में है। इसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो पहला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। बैसिली के परिणाम के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दे को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा हो जाना, उपरोक्त सभी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिप्थीरिया जो होता है वो कैरेनोबैक्टीरियम डिप्थेराई नाम के जीवाणु द्वारा फैलता है और इसमें ये तीनों लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि गले में भूरी झिल्ली बन जाती है जिससे कि बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, उनका दम घुटने लगता है, हृदय और गुर्दों को भी प्रभावित करता है और देखा जाता है कि ये स्नायु तंत्र पर भी अपना प्रभाव डालता है, जिससे कि संभावना होती है कि लकवा भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर सही। फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि खाए खाए खांसी की उद्भवन अवधि जो है वो 10 दिन की होती है और वो किस कारण से होती है। तो इसका ऑप्शन है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉसिसिल्स, मैकोबैक्टीरियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाए खाए खांसी भी जो है वो बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण होता है और ये मुख्यतः 10 दिन तक शुरुआत में बना रहता है, उसके धीरे धीरे 10 दिन के बाद ये ज़्यादा हो जाता है और इसमें बच्चे लगातार खांसते रहते हैं और खांसने के दौरान मुंह से खून भी निकल आता है और ज़्यादा दिन तक होने की वजह से अगर किसी बच्चों को ये पर्ट्यूसिस लंबे समय तक है तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कृमि हाथी पांव का कारण होता है। ऑप्शन है टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, फाइलेरियल वर्म्स, हुक वर्म्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हाथी पांव का जो कृमि हाथी पांव का जो कारण होता है वो फाइलेरियल वर्म्स होता है। ऑप्शन सी। जब रोगवाहक क्यूलिक्स मादा मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो ये रोग फैल जाता है। इस रोग के वाहक जो होते हैं वो मादा मच्छर होते हैं। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस द्वारा वहन होता है, मतलब किसके द्वारा लाया जाता है, इसके वाहक कौन होते हैं। तो ऑप्शन इसका मच्छर, जल, वायु, भोजन। इसका सही ऑप्शन है मच्छर। जीका वायरस को जो भी इसका वाहक होता है वो मच्छर होता है। सबसे पहले ये इसका केस जो है वो 1947 में युगांडा में, जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उसमें देखा गया था। यह वायरस जो होता है उसके जो वाहक मच्छर है उसका नाम एडीज होता है और अगर ये किसी गर्भवती महिला को काट लेते हैं तो उसका जो भ्रूण होता है उसके मस्तिष्क का खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जैसे जीका एडीज मच्छर वाहक होते हैं जीका वायरस के कारण का, वैसे ही डेंगू के भी वाहक जो होते हैं मच्छर ही होते हैं और बहुत से ऐसे नॉर्मल लाइफ में रोग होते हैं जो मच्छरों के कारण ही फैलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण होता है अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक विखंडन, अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, रेखीय युग्मक विखंडन। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधोमुखी युग्मक विखंडन। ये जो रोग होता है ये लिस्मेनिया डोनी वानी नामक परजीवी के काटने से होता है, जिसकी उत्पत्ति अधोमुखी युग्मक विखंडन से होता है। कालाजार इम्यूनिटी सिस्टम को संक्रमित करता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है बीज, नीलगिरी, कुनैन, मैपल।
तो मलेरिया मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। यह प्लाज्मोडियम परजीवी नामक वाहक के होने से होने वाली बीमारी है। इसके इलाज के लिए सामान्यतः क्लोरोक्विनिन दवा का प्रयोग करते हैं, जिसे कुनेन नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुनेन नामक छाल से इसका इलाज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के लोग बोलते थे कि पहले के अभी भी कि अगर कहीं चोट वगैरह लगे तो नीम का जो छाल होता है उसे आप घिस के लगा लीजिए, या आपको जब भी चिकन पॉक्स या कुछ होता है तो उसके छाल को घिस कर लगा लिया जाता है, ताकि वो एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक का काम करता है, ताकि वो बैक्टीरिया उसमें जो रहता है उसमें कम से कम हो जाता है और वो मर जाता है। इसलिए इसमें इसका कुनेन की छाल का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाली जल जनित रोग है? हैजा, रेबीज, निमोनिया, कुष्ठ रोग। जैसे कि ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि हैजा, रेबीज, निमोनिया, कुष्ठ ये चारों अलग अलग है। जो हैजा है वो दूषित जल और भोजन करने से होता है, और जठराग्नि या जठरांत्र जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो होते हैं वो गैस से रिलेटेड होते हैं, खाना पाचन क्रिया से रिलेटेड होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हैजा। हैजा एक संक्रामक रोग है। यह मक्खियों द्वारा फैलता है, जो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक जलजन्य रोग है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के मल, मूत्र या उल्टी के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। हैजा से बचाव के लिए आसपास के नालियों को साफ सुथरा रखें, गंदे स्थानों को ब्लीचिंग पाउडर से साफ करें, सफाई पे पूरा ध्यान दें इसके बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसके स्मॉल पॉक्स टीके का आविष्कार जो है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। 1796 में एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हेपेटाइटिस ए के कारण होता है जीवाणु, मच्छर के काटने के कारण, प्रोटोजोआ या विषाणु। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो विषाणु के कारण फैलने वाला रोग है। और हेपेटाइटिस जो है वो मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई, और जो जिसमें से कि ए और ई होता है वो पानी से फैलता है, दूषित जल से फैलता है, और बाकी जो है वो रक्त में संचारित हो जाता है, और ये मुख्यतः लीवर को डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचा मार्ग में दिया जाता है? ऑप्शन है इसमें बीसीजी, जापानी एन्सेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, खसरा। तो जो टीका होते हैं वो 3 तरीके से लगाए जाते हैं। एक ऊपरी त्वचा में लगाया जाता है, एक उसके थोड़े से नीचे, और एक तरीके से उसके भी नीचे के त्वचा में मांसपेशियों में लगाया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका है वो इंट्राडर्मल रूट के द्वारा लगाया जाता है, और यह वैक्सीन सिर्फ त्वचा के नीचे आमतौर पर बाईं ऊपरी बाह में दी जाती है, ताकि टीकाकरण के बाद छोड़े गए छोटे निशानों को भविष्य में पिछले टीकाकरण के साक्ष्य के रूप में आसानी से पाया जाए, और उसका जो भी अपकमिंग डोज होते हैं या बूस्टर डोज होते हैं उनको लगाने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 11 है डीपीटी। ये डीपीटी होगा। डीपीटी को विस्तारित करें तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डिप्थीरिया निमोनिया टेटनस, डायरिल पर्ट्यूसिस टेटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टैक्सोइड। तो इसका आंसर जो होगा डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में ही दिखा दिया गया है कि डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस जो है वो डीपीटी को शो करता है, यानी कि कुकर खांसी को बचाने के लिए पर्ट्यूसिस का टीका लगता है, और पर्ट्यूसिस के लिए यानी कुकर खांसी के लिए डीपीटी का टीका लगता है। तो इसका आंसर होगा बी। ये टाइपिंग एरर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है। ऑप्शन देख लेते हैं। भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, भोजन के प्रोटीन का अनुमान, भोजन में वसा का मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
ट्राइजिल टेस्ट किससे रिलेटेड होता है? तो इसका ऑप्शन है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, और ये जो है ये गलत टाइप हो गया है। गल्स हुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग उदाहरण है जैविक संचरण का, वाहन संचरण का, या वायु संचरण का? तो इसका ऑप्शन होगा वायु संचरण। गलसुआ चेचक फेफड़े या क्षय रोग वायु संचरण के उदाहरण होते हैं। कुछ रोगों के जीवाणु श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। जब रोगी जोर जोर से बातचीत करते हैं या खांसते छींकते हैं या उनके थूक का अदली बदला हो जाता है, या उनके जो थूकने के बाद जो भी उनके कण होते हैं वो वायु में घूमते रहते हैं और दूसरे के श्वसन के द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनको संक्रमित कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। तपेदिक जो होता है बिल्कुल होता है, जैसे कि अभी हम लोग ने बात किया है। चेचक से 14 के क्वेश्चन में दिया गया है, चेचक भी होता है, खसरा भी होता है। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी जो होता है वो वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16वां देख लेते हैं कि एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारण होता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशु दोनों को संक्रमित कर सकता है और इसका कारण जो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। जन्म के समय शिशु को टीका लगाया जाता है बीसीजी, डीपीटी, खसरा, एमएमआर। जैसे कि हम जानते हैं कि जन्म के समय शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म जो होता है टीके का बैसिलस कैलोमेटिन गुरिन होता है, जो मुख्यतः टीबी को क्षय रोग को टारगेट करता है। और जिन रोगों में टीबी की संभावना है या जिन रोगों में अभी भी टीबी खत्म नहीं हुआ या खत्म होने के कगार पे नहीं है, उन्हें जन्म के तुरंत बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बीसीजी का टीका लगवा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि मनुष्यों में रोग जो होता है वो विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स, रीडर पेस्ट। तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स मनुष्य में होने वाला विषाणु जनित रोग है, जबकि रिंडर पेस्ट पशु में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिंडर पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन से एक जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन है कंठमाला, खसरा और छोटी चेचक, डिप्थीरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं जो प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि टिटनेस होता है तो इस जीवाणु का नाम होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। वैसे ही हैजा का होता है विब्रियो कॉलेरी। डिप्थीरिया का होता है कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। और टाइफाइड का होता है साल्मोनेला टाइफाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। ये जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। जबकि खसरा पैरामिक्सो वायरस के संक्रमण से तथा छोटी चेचक वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। संक्रामक रोग के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? फाइब्रोनोजिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन, ग्लोबिलिन। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्लोब्यूलिन। क्योंकि संक्रामक रोग के जीवाणुओं से लड़ने के लिए ग्लोब्यूलिन नामक रक्त प्रोटीन सहायता करती है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिनमें से कुछ का निर्माण लीवर द्वारा तथा कुछ का निर्माण हमारी इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 21वां है कि काली खांसी को किस नाम से और भी जाना जाता है। जैसे कि पिछले वाले MCQs क्वेश्चंस में भी हम लोग देख चुके हैं कि काली खांसी को पर्टुसिस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मक्खियाँ जो होती हैं वो भोजन को सबसे अधिकतर संक्रमित करती हैं। आप किसी भी खुले शॉप पे जाइए जहाँ से समोसा या फिर खुले फल फूल को अगर खरीदिएगा तो वो सबसे ज़्यादा संक्रमित होते हैं, क्योंकि उस पर मक्खियाँ सबसे ज़्यादा बैठती हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 23वां को देखते हैं। समांतर रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसी को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, मल्यूलोमा, लिम्फोमा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोमा। समांतर रक्त कैंसर के रूप में कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है जो मानव त्वचा के आंतरिक अंगों और उपकला कोशिकाओं को प्रभावित करता है, और जबकि ये ल्यूकेमिया, मल्यूमा, लिम्फोमा ये कैंसर के ही डिवीज़न होते हैं, और जबकि कार्सिनोमा एक ऊतक संरचना है जहाँ से ट्यूमर का विकास होता है। और इसका प्रमुख कारण ये होता है कि शरीर में इम्बैलेंस हार्मोन्स हो जाते हैं और धीरे धीरे एक निश्चित वायरस के साथ संक्रमण और बढ़ने लगता है, जिससे कि एक बड़े ट्यूमर का रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 24 की निम्न में से कौन सी एक कोशिकीय जीव कालाजार नामक रोग का कारण है। तो कालाजार नामक रोग लेशमोनिया जीव के प्रोटोजुआ परिजीवी के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। यह परिजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलो एंडोथेलियल प्रणाली को संक्रमित करता है तथा यह अधिकता अस्थि मज्जा, तिल्ली तथा यकृत में पाया जाता है। क्षय रोग किसके कारण होता है। प्रोटोजुआ कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, क्षय रोग जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के फैलने से होता है और ये फेफड़ों तथा हड्डियों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा पहली खुराक के 6 माह बाद। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, और 25वें का होगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि हम जानते हैं कि हेपेटाइटिस जो होता है वो 6 प्रकार का होता है, और 90% मौत के लिए जो जिम्मेदार हेपेटाइटिस का टाइप होता है वो टाइप बी होता है, और इसके बचाव के लिए टीकाकरण करवाना अति आवश्यक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है कि पहली खुराक के 6 माह बाद। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है। LGM, IgE, IgG, IgD। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जो कि शिशु के में एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों में खून आना शामिल है, उसके आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि स्कर्वी रोग जो होता है उसमें मसूड़ों में खून आने लगता है, तो उसे विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है। रोड़ी, डिप्थीरिया, कॉलेरा, मलेरिया, प्लेग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लेग जो है वो चूहों के ऊपर जो पिस्सू होता है उसके द्वारा संक्रमित होने वाला रोग है। प्लेग के बारे में जाने तो प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह कृंतक रोडिएंट प्राणियों का रोग है जो यारसीना पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग या पिस्सू के दंश से लगता है। क्वेश्चन नंबर 30वां देखें तो निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है घरेलू मक्खी, मच्छर, सिसी मक्खी,
सिक्ता मक्खी। तो निरालता रोग जो होता है वो एक वेक्टर जनित परिजीवी रोग है, और ये जो है वो सीसी मक्खी से फैलता है। सीसी मक्खी के काटने से संचारित होता है। यह मक्खी उपसहारा देशों में पाई जाती है और इसे ट्रिप्रोसोमियासिस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31वां है। क्वेश्चन नंबर 31वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मादा मच्छर के काटने से फैलता है पीला बुखार। पीला जर को येलो फीवर भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग होता है जो अचानक ही प्रारंभ हो जाता है। इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका फैलाव मादा एडीज जाति के मच्छर द्वारा होता है। जो मादा एडीज जाति की मच्छरें होती हैं वो बहुत तरीके के रोगों को फैलाती है, उसमें से एक पीला बुखार भी है। क्वेश्चन नंबर 32 है। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू किया गया दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, जनवरी 1994, नवंबर 1996। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान भारत में WHO के वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण PPI कार्यक्रम के द्वारा आरंभ किया गया था दिसंबर 1995 में। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त करने के लिए हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके OPV की 2 खुराकें दी जाती हैं। और हम लोग को पता है कि टीबी डे कब होता है। टीबी डे होता है वो 24 मार्च को होता है। और क्योंकि ये ठंडी के मौसम में ये भी है तो उससे हम टीबी डे को भी रिलेट कर सकते हैं कि इसके बाद जो होगा वो टीबी डे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33वां हम देखें तो परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को CH सर्विसेज नाम से चलाया जा रहा है। ऑप्शन 1 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को, परिवार नियोजन सेवाओं को, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। सन 1997 में आरंभ किया गया था प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH। यहाँ पे आर जो है वो मिसिंग है। RCH जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाने वाला कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। हीमोफीलिया किसका उदाहरण है। कमी के कारण होने वाला रोग, अनुवांशिक रोग, संक्रामक रोग, व्यवसाय संबंधी रोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कमी के कारण होने वाला रोग। सॉरी, इसका ऑप्शन कमी के कारण होने वाला रोग नहीं है हीमोफीलिया। अनुवांशिकता के कारण होने वाला रोग है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसमें कभी भी चोट लग जाता है या फिर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो इसमें रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। और यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून की शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके न होने से खून का बहना बंद नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और आप गूगल करके देख लीजिएगा कि हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है और इसके थीम क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं। रोगाणु वाहक, वाहक, हौज, उष्मायत्र। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को रोगाणु वाहक कीट कहते हैं। ये कीट रोगों को एक मनुष्य या एक समुदाय से दूसरे मनुष्य या समुदाय में प्रसारित करते हैं। इन्हें रोगों का वाहक भी कहा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक जीवाणु जनित रोग के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते। एंटीबायोटिक जो होता है वो एक पदार्थ या यौगिक होता है जो खराब जीवाणुओं को मार डालता है
और यह उनके बनने या उनके विकास को रोकता है। यह जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, जबकि विषाणुओं के प्रति अप्रभावी होता है। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव निम्न हो सकते हैं, जैसे नाक बहना, आंखों में खुजली, सांस लेने में दिक्कत आदि। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बीसीजी देने के बाद निशान बनता है 3 दिन, 2 सप्ताह, 1 महीने, 2। बीसीजी देने में बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलामिटी गुरेन का टीका देने के बाद जो निशान बनता है वो 2 सप्ताह में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। बीसीजी वैक्सीन टीबी के लिए एक सकारात्मक त्वचा परीक्षण करता है। निशान का आकार व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और व्यक्ति बच्चे की उपचार क्षमता के कारण सूजन की मात्रा पर भी निर्भर करता है। और बीसीजी वैक्सीन के सिर्फ त्वचा के नीचे दी जाती है, जो 2 से 4 सप्ताह बाद लगाए गए साइट पर एक पस्ट्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है एचडीपी, टीडीपी, ओआरटी, पीएचसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित जो होता है वो टीडीपी होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1995। बीसीजी एक टीका है जो मुख्य रूप से तपेदी के विरुद्ध, तपेदी मतलब टीबी, टीबी के विरुद्ध के विरुद्ध प्रयुक्त होता है। बीसीजी का अर्थ होता है बेबी क्योर गुरीन, गलत है। बेसिलस कैलमेटेन गुरीन, ये ऑप्शन इसका सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं तो देखते हैं मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है 2 से 7 दिन, 9 से 15 दिन, 7 से 21 दिन या 15 से 30 दिन। इसका राइट ऑप्शन है 7 से 21 दिन। मोतीझरा टाइफाइड का संक्रमण काल जो होता है वो 7 से 21 दिन तक का होता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पे छोटे छोटे दाने या सफेद रंग के दाने या फफोले टाइप में निकल आते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझरा भी कहा जाता है। इस रोग का प्रभाव आंतों पर देखने को मिलता है। आंतों में जो होते हैं वो सूजन और हल्का हल्का घाव भी हो जाते हैं। और इसके जीवाणु का नाम आप नोट कर लीजिए, साल्मोनेला टाइफी होता है। इसमें हल्का सा खिचड़ी वगैरह या सुपाचाहार या लिक्विड ज़्यादा दिया जाता है और इस रोग के बचाने के लिए टीएबी का टीका लगवाना चाहिए। चेचक के विषाणु का क्या नाम होता है? एंटमीबा हिस्टोरिका, वेरिसोला जोस्टर वायरस, वेब्रियो कैलोरी, साल्मोनेला टाइफी। चेचक जो होता है एक विषाणु जनित रोग होता है। इसके विषाणु का नाम वेरिसोला जोस्टर वायरस नाम होता है। इसके लिए 2 विषाणु उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला है कि वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। इस रोग के अधिकांशतः छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं और इसके लिए जो भी टीके का आविष्कार किया था उस आविष्कारक का नाम है एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था सबसे पहले 1996 ईस्वी में। निम्नलिखित में से अन्य में से एकदम भिन्न को चुनिए। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो इसमें से सबसे भिन्न मस्तिष्क ज्वर है, क्योंकि चेचक, खसरा तथा बुखार वायरस जनित रोग है, जबकि मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाले सुरक्षात्मक झिल्लियों के रूप में होने वाला सूजन है, जिसे सामूहिक रूप से मेनिंजाइटिस कहा जाता है। यह सूजन वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण के कारण भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है नरक्यूलेक्स, नर एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस, मादा क्यूलेक्स।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, मादा एनाफिलिस मलेरिया परिजीवी का प्राथमिक परपोषी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वन लाइनर में भी ऐसे इसको विदाउट ऑप्शन भी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा और एग्जाम में तो ये डेफिनेटली आने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि मलेरिया परिजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनाफिलिस होती है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक परिजीवी से होता है, और जो प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे ये अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रोगी बना देता है। इस रोग में जाड़ा देकर बुखार आता है, लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं और रक्त में कमी भी आ जाती है। खतरनाक बीमारी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो ऑप्शन है चेचक, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, खसरा। चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू, ये सब जो होते हैं वो विषाणु जनित होते हैं, जबकि तपेदिक जो है वो जीवाणु जनित रोग है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा ये सब विषाणु जनित रोग होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी। चेचक के किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पस सिम्प्लेक्स, राइनो वायरस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है, वेरिसेला। जैसे कि हम जानते हैं कि चेचक वो जो होता है वो एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है, जिसमें तेज बुखार हो जाता है, हाथ पैर दर्द करता है, जलन होती है, बेचैनी होती है, कभी कभी तो दाने भी निकल आते हैं, दाने लंबे समय तक भी रहते हैं, और इसका सीधा संचरण वायु द्वारा रोगी के खांसने और छींकने द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 47वां है कि स्प्लेनिक डिसफंक्शन वाले बच्चे जिनका पहले 9 महीने में निदान किया जाता है उसके लिए क्या आवश्यक होगा? इन्फ्लुएंजा का टीका, हिबुमेंसी का टीका, बीसीजी, डीपीटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि डीपीटी का टीका जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस तीनों होता है, तो इसका टीकाकरण आवश्यक होता है। फिर है कि 48 डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, मतलब कि जब कभी बीच का मौसम रहे, गर्मी और ठंडी, इन जब बीच का मौसम है, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंडी हो, या गर्मी का शुरुआत हो या ठंडी का शुरुआत हो, तो उस समय डेंगू फैलता है और इसे कहा जाता है। तो डेंगू बुखार में आप जानते हैं कि पैर की हड्डियाँ जो होती है, आँख के पीछे का जो मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, और ये एक एडिस इजिप्टी के कारण, मच्छर के कारण, काटने के कारण फैलता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा हड्डी तोड़ बुखार। इस समय डेंगू का केस भी बढ़ा हुआ है क्योंकि इस समय यही मौसम है और इसमें प्लेटलेट एकदम कम हो जाता है और रोगी का जीवन होता है वो बहुत ही अस्थिर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित नहीं है? डेंगू, बुखार, जुकाम, हैजा, एड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हैजा जो होता है वो विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से दूषित भोजन और पानी पीने के कारण होता है। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक बीमारी है और इसमें क्या होता है कि 10 उल्टियाँ होने लगती हैं और शरीर में जो है वो क्या बोलते हैं कि पानी का निर्जलीकरण हो जाता है, पानी कमी हो जाती है। तो और बाकी जो बाकी विषाणु से फैलने वाला रोग है, जबकि हैजा जब वो जीवाणुओं से फैलने वाला रोग है। और टाइफाइड रोग का कारण है ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला टाइफी। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है और सिर दर्द बना रहता है तथा शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी से होने वाला है, मस्तिष्क का कैंसर है, प्रोटीन की अधिकता के सेवन के कारण होता है। तो हम जानते हैं कि ल्यूकेमिया जो है वो सब WBC का कैंसर होता है।
इसके पीछे भी हम लोग कार्सिनोमा कैंसर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कैंसर के जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अन्य प्रकार के जो होते हैं कार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा और लिपोमा, ये जो होते हैं वो कैंसर के प्रकार होते हैं, जिसमें से कि वो ल्यूकेमिया जो होता है वो WBC कैंसर होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण कालाजार नामक रोग होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो कालाजार बेसिकली प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले अन्य रोग होते हैं मलेरिया होता है, पायरिया होता है और सोने की बीमारी होती है, पेचिस आदि जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होने वाला बीमारी होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का देखो, तो टीका को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है कोल्ड चेन, वैक्सीन वाहक, डीप फ्रिज, पंक्ति वाला रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कोल्ड चेन, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कहीं भी टीका या फिर स्वास्थ्य केंद्र पे जाते हैं तो उसमें से जहाँ से भी वो स्टोरेज एरिया से जब भी टीका आता है तो वो किसी बर्फ वाले डिब्बे में रख कर आता है, क्योंकि ताकि वो जो टीका रहे वो सुरक्षित रहे। तो इसलिए जो इस विधि का नाम है कोल्ड चेन नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के जो विशेषज्ञ होते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट ही होते हैं। कैंसर से शरीर के किसी भी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। जब ये जो उसके कोशिका होते हैं और टिश्यू जो इकट्ठा होते होते वो बन जाते हैं गांठ की तरह। तो इसके उपचार के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, अबोर्ध विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? सामान्य जुकाम फैलती है, निमोनिया भी फैलती है, तपेदिक भी फैलती है, हैजा जो है वो दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थों और मक्खियों द्वारा फैलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। पिस्सू किसे कहते हैं? कूड़े में, शरीर में, जानवर के शरीर में, गंदे पानी में, चारपाई पे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लेग रोग होता है वो पिस्सू के कारण होता है, और पिस्सू जो होते हैं वो जानवरों और सबसे ज़्यादा चूहों के शरीर पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ दिस वैक्सीन इज रिकमेंडेड at birth as per the National Immunization Program? BCG, DPT, OPV, BCG hepatitis B, OPV, DPT, OPV, hepatitis B, BCG hepatitis B, DPT। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के समय BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV की वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, जो कि नवजात शिशु को घातक रोगों से बचाती है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलामाइड गुरेन का टीका, शिशुओं में TB की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका होता है वो जन्म के 24 घंटे के भीतर देना चाहिए, और यह HIV एड्स से बचाव के लिए होता है, और पोलियो से बचाव के लिए OPV का वैक्सीन लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ। भारत में यूनिसेफ के सहयोग से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 1985 है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था राजीव गांधी। 1985 में बहुत से नए नए नियम लाए गए थे, उसमें से एक ये भी था। हैजा किसके द्वारा फैलता है? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जल है। और इसके जीवाणु का नाम है वाइब्रियो कैलोरी। इसको आप जरूर से याद कर लीजिए, ये पूछने वाला क्वेश्चन है। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है।
HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है हेपेटाइटिस, कैंसर, प्लेग और एड्स। तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस, सॉरी एड्स, ऑप्शन नंबर डी। BCG का टीका बचाव करता है कॉलरा से, गठिया से, खसरा से, क्षय रोग से। तो ऑप्शन नंबर डी। पोलियो की दवा के आविष्कारक है ऑप्शन नंबर बी, LB सेविन। DPT का टीका कैसे दिया जाता है? मुंह से, चमड़े के नीचे, मांसपेशी में, नसों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। DPT का टीका मांसपेशियों में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित टीके का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र असामान्यता है। सामान्य तौर पर व्यक्ति के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनमें से 23 क्रोमोसोम गुणसूत्र मां के और 23 पिता के जीन से मिलते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित नवजात में 47 गुणसूत्र आ जाते हैं। अगेन टाइपिंग एरर। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में। तो जैसे कि सबको ही पता है कि अलग कमरे में रखेंगे। चेचक की टीका निम्न में से किसने खोज किया था? लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, जेम्स सॉल्क। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। डायपर चकत्ता होने का कारण क्या होता है? ईस्ट संक्रमण, वायरस संक्रमण, हेलमिंथ प्रोटोजुअल संक्रमण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ईस्ट संक्रमण से डायपर चकत्ता होने की संभावना बढ़ जाती है। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था? वर्ष 2014 में, 2015, 2013, 2012। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2014, वर्ष 2014 में। जैसे कि हम जानते हैं इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पुनः स्थापित करने के लिए या उसकी सक्रियता बढ़ाने के लिए 2014 में लॉन्च किया गया। और फिलहाल जो है हम लोग को याद करने वाला लेटेस्ट डेटा ये है कि 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। तो ये आप कहीं नोट कर लीजिए। आमतौर पर वर्णधानता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक अनुवांशिक प्रकृति, एक गैर अनुवांशिक स्थिति, जीवन शैलीगत बीमारी है और प्रकाश में अनावरण के कारण होता है। वर्णधानता आँखों का रोग होता है। यह अनुवांशिक प्रकृति का होता है जिसमें मनुष्य एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं कर पाता है। उसे सामान्यतः रंगों का जो उसको विजन उसकी क्लियर नहीं रहती है। तो इसका ऑप्शन होगा एक अनुवांशिक प्रकृति, ऑप्शन नंबर ए। 69 क्वेश्चन है कि एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह। तो एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में एक बैलून कैथेटर की सहायता से अवरुद्ध धमनियों को खोलकर हृदय में सामान्य रक्त प्रवाह बहाल किए जाते हैं। खुरच कर उसको उसमें से जो भी एक्स्ट्रा रहता है उसको निकालकर रक्त का संचरण प्रभावी हो ये सुनिश्चित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, खसरा, गलसुआ और रूबेला के लिए MMR का किस आयु में लगता है? 3.5 माह में, 9 से 12 माह में, 15 से 18 माह में, 16 से 24 माह में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 15 से 18 माह में। क्वेश्चन नंबर 71 है कि BCG का टीका लगाने की आयु क्या होता है? जन्म के तुरंत बाद, 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद या 16 महीने के बाद। तो क्या बोलते हैं कि BCG का टीका जो रहता है वो जन्म के तुरंत 24 घंटे के अंदर लगवा लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ये रहा यूनिट 20 में से रिलेटेड MCQs जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो कि टीका और रोग पर बनाए गए हैं। होप यू लाइक इट। प्लीज
इससे रिलेटेड जो भी आपके अदर क्वेरी हैं या फिर इसके जो अपकमिंग है, जो इसके क्या बोलते हैं उसको कि जो प्रेजेंट रिलेवेंस के जो भी क्वेश्चन है, जैसे किसी भी कोई भी अगर डे है उसके थीम क्या है तो उसको आप गूगल करके नोट कर लीजिए, उसके आने की संभावना है। थैंक यू वेरी मच।